चलिए, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये सभी को पता है, ये जो बात कर रहा है ये मॉडर्न की बात कर रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो बताओ व्हाट इज द बेसिक थीम, किस पे बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? नंबर, एटॉमिक नंबर। इसको थोड़ा प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे लिख के आओगे, जल्दी बोलो। So the physical and chemical properties of the elements are the Periodic function function of their atomic atomic number. That is why all the physical and chemical properties are based on atomic number. That is why they have been classified on the basis of atomic number. So the basic theme is atomic number. Am I clear? चाहे एक नंबर का ही है लेकिन लिख के तो प्रॉपरली आएंगे। फिर कह रहा है विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। और क्या वो उस पर, उसने अपनी बात पे वो रहा या नहीं रहा। ये सभी जानते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी थी जो इन सभी की क्लासिफिकेशन की बेसिस थी, वो क्या था, एटॉमिक वेट। और क्या वो अपने बेसिस पे रहा? बिल्कुल रहा, क्योंकि उसने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर कोबाल्ट और निकल इन एलिमेंट्स को गलत प्लेस किया था। किसी ने ये पॉइंट आउट भी किया कि कोबाल्ट और निकल गलत प्लेस्ड है, लेकिन उसने कहा था कि नहीं, मैं चेंज नहीं कर सकता इनकी पोजीशन को, क्योंकि ऐसा करने पे एंटायर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तीसरी बात, उसने जगह भी दी एलिमेंट्स को जो कि उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे। याद है नहीं? सर एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन वाला, याद है नहीं? यस सर। हाँ, और जो बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए इन जगहों पे, वो एग्जैक्टली उन्हीं से प्रॉपर्टी मैच कर रहे थे जिसके लिए उनको नाम दिया गया था एका बोरॉन एका सिलिकॉन। एम आई क्लियर टू ऑल? तो आप बोलोगे yes he stick to his classification as he left some spaces for the elements not yet discovered, and later on when they were discovered they were found to have exactly the same properties which were earlier being declared or were being initialized by Mendeleev, जो उसने initialize की थी उनके बारे में। अब कह रहा है what is the basic difference in approach between Mendeleev periodic law and modern periodic law। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सभी सर एक में एटॉमिक मेंडलीव ने एटॉमिक वेट को अपना बेसिस लिया था और मॉडर्न पीरियोडिक में एटॉमिक नंबर। बस बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे एटॉमिक वेट पर चल रहे थे, और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर बोलते ही सारे के सारे फंडाज हमारे क्लियर हो गए। अब अगला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको करवाया था उस दिन, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो। उसने कहा कि जस्टिफाई कीजिए कि आपके 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। मैं ना इसको, इस वाले क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इसे आप खुद करोगे। मैं इसके जैसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कराता हूँ। मैं कहता प्रूव करो 5th पीरियड में खाली 18 एलिमेंट्स पॉसिबल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अगर आपको याद हो 5th पीरियड बताओ कौन कौन सा एस, कौन सा पी, कौन सा डी और कौन सा एफ आना है, बताएगा आप में से? 5th पीरियड में एस कौन सा था? 5s, पता है ना? जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, NS। P के लिए कॉन्फ़िगरेशन NP, D के लिए कॉन्फ़िगरेशन N-1D और F के लिए कॉन्फ़िगरेशन N-2F। याद आया कुछ नहीं? यस सर। ठीक है, तो बताओ 5th पीरियड बोल रहा हूँ तो N की वैल्यू क्या हो गई ऑटोमेटिकली 5, तो यानी कि 5s बनेगा। यहाँ क्या बनेगा 5P। बताओ D कौन सा? 4D। बताओ F कौन सा? 3F। जरा चेक करना, चेक कीजिएगा 5s, 4D, 3F और 5P में कौन कौन पॉसिबल है और कौन कौन पॉसिबल नहीं है। ये हम चेक कैसे करते हैं? N और L की वैल्यू देख के। बताओ 5s में N की वैल्यू कितनी है? 5। और L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू इससे निकालते हैं, पता है ना? बताइए L की वैल्यू कितनी होती है S के लिए? 0। 4D में बोलिए N की वैल्यू कितनी है? 4। और L की वैल्यू? और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3F में? 3। L की वैल्यू कितनी हो गई? 3। यहाँ चेक करो 5 में N की वैल्यू कितनी हो गई? 5। L की वैल्यू कितनी हो गई? जरा चेक करना इस केस में क्या N L से बड़ा है? यस। पॉसिबल है। क्या N L से बड़ा है? यस। यस। क्या N L से बड़ा है? नो सर। यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहे हो? बताओ इस केस में क्या N L से बड़ा है?
Yes. यानी कि 5th पीरियड में क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या भरा जाएगा? 5s भरेंगे, 4D 4d भरेंगे और 5p भरेंगे। बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। d में कितने आते हैं? 10। और p में कितने आते हैं? 6। यानी कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 + 6 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 18। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? भैया मुझे समझ नहीं आया, आपने 5s 4d 3f और 5p क्यों लिया सर? क्या बात करी आपने? कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं हम? 5th. 5th पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या फिल होगा? 5th पीरियड में कौन कौन सा सब शेल फिल होगा ये निकाला मैंने। और कौन सा शेल फिल होता है किससे निकालते हैं हम? उसके कॉरस्पॉन्डिंग SPDF की कॉन्फ़िगरेशन से। हाँ या ना? Yes. यस नहीं समझ नहीं आया तेरे को अभी भी? आप जरा फिर देखो, चलो अब इस क्वेश्चन कराई देता हूँ मैं, मुझे लग रहा है तुमसे नहीं होगा। आप मुझे बताओ n इज इक्वल टू 3rd पीरियड में चेक करना है कि खाली 8 ही एलिमेंट्स क्यों आते हैं। n इज इक्वल टू 3rd पीरियड में 8 एलिमेंट्स क्यों आते हैं, जस्टिफाई कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। तो आप मुझे बताओ पहले n इक्वल टू 3 में क्या क्या आना चाहिए? 3S 3P ns लिख देता हूँ मैं यहाँ पे np लिख देता हूँ, यहाँ पे n-1d लिख देता हूँ, यहाँ पे n-2f लिख देता हूँ। n की वैल्यू 3 है तो ये बना 3s, ये बन गया 2d, ये बन गया f 1f और ये कितना बन गया 3p। अब बोलिए मत, सुनिए खाली ध्यान से। यहाँ पे लिखा n, यहाँ लिखा l, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3 और ये हो गया 3 और ये हो गया 1। बताओ क्या क्या पॉसिबल है? क्या क्या पॉसिबल और क्या क्या S और P पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। खाली क्या क्या पॉसिबल है? यानी कि 3rd पीरियड में क्या क्या फिल होने वाला है? 3s और 3p। और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। और p में कितने आते हैं? 6। यानी कितने एलिमेंट्स टोटल हो गए? 8। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आ गई। दिवस अब कर पाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 32 वाला एलिमेंट्स वाला? सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग मेरे सामने करके दिखाइए सभी लोग। सर हो गया। 6 पीरियड के लिए करिए, सभी लोग कर लिया? सभी ने? बताओ डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 पीरियड के लिए? क्या स्टोरी समझ आने वाली है? फिर इसमें सब कुछ प्रूव हो पीरियड है, जाएगा। बताइए 6 पीरियड के लिए s कितना हो गया? 6s। बताओ d कितना? 5d। बताओ f क्या हो गया? 4f। और p कितना हो गया? 6p। चेक करो 6s पॉसिबल है क्या? सर 6s पॉसिबल है, हाँ या ना? यस सर 5d पॉसिबल है क्या? यस सर 4f पॉसिबल है क्या? यस यस सर और 6p पॉसिबल है क्या? यस यस सर जरा जोड़ना, s में 2, d में 10, f में कितने होते हैं? 14 और p में कितने होते हैं? 6। जरा जोड़ो, 18 + 14 कितने हो गए? 32 एलिमेंट्स। 32। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए हाँ या ना? आ गई सर। सर ठीक है जी, आइए जरा आप। ये तो क्वेश्चंस में यही करके दिखाना है इनका लास्ट में। यस ये सबसे बढ़िया तरीका है, टीचर भी खुश हो जाएगा कि पढ़े लिखे बच्चे हैं। Am I clear to all? यस सर। यस सर ठीक है, अब आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर आप लोग दिखाइए क्वेश्चन नंबर 10 तक। आपको दिया मैंने 8 मिनट्स करने के लिए इन क्वेश्चंस को। 5 to 10। इसे जल्दी से फिनिश करना है हमने 5 to 10 वाले क्वेश्चन जो हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स को। ठीक है ना? क्योंकि आप लोग को जितनी जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे साथ साथ उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ना साथ साथ मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको ताकि ये याद भी हो जाए। चलिए बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर z इज इक्वल्स टू 114। आसान क्वेश्चन है। अगर z की वैल्यू 114 है तो ऑब्वियस ही बात है ये कहाँ पे लाई कर रहा है?
कौन से पीरियड में? 14 पीरियड 7 पीरियड 7, करेक्ट, पीरियड 7 हो गया। और एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रख लेना, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है ना, उनका ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 को माइनस कर देते हैं उतने में से। तो 114 माइनस 100, बताओ कौन सा ग्रुप निकल के आया? 14 वैसे भी ना आप ये ध्यान रखिए, z इज इक्वल्स टू 114 एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, और ये कहाँ लाई नहीं करने वाला, आप मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स हम लाई करते हैं, जल्दी बताइए। 89 से लेके जब हम शुरू करते हैं 90 to 103, ये तो f ब्लॉक के एलिमेंट्स है, यस है ना? तो अगर हम बात कर रहे हैं 113 से लेकर 118 एलिमेंट्स, ये कहाँ पे आ जाएंगे, p ब्लॉक में आ जाएंगे, तभी तो हमारे 18 ग्रुप पॉसिबल है। 118 जब हम बोलते हैं तो 18 तो ग्रुप ही है बेसिकली, तो इट मीन्स यहाँ से 100 माइनस करते, जब 118 में से 100 माइनस करो तो 18 ग्रुप आएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो कॉमन नंबर है वो क्या है, 100 है, तो 114 में से 100 माइनस करो, क्या निकल के आ जाएगा आपका 14 ग्रुप। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो मैंने सिंपल ट्रिक बताई है, इसे आप करने का तरीका वो भी कर सकते हो कि 89 से लेके 103 कहाँ लाई कर रहे हैं पहले, ठीक है, 90 से लेके 103 कहाँ लाई कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ आया अगला एलिमेंट, जोड़ते जाओ एक एक करके, वैसे भी निकाल सकते हो। तो आपकी इजी चॉइस। पूछा तो है ना कैसे निकालना है, कौन सा? फिर से पूछा तो है ना, मतलब वे ना, थोड़ा पूछा नहीं है, पूछा नहीं है, मैंने खाली बताने के लिए हिंट दिया आपको कि कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है राइट द एटॉमिक नंबर द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप। ऑब्वियसली बात है, 17 थर्ड पीरियड यानी 3 शेल है, और 17 ग्रुप यानी आउटर मोस्ट में 7 है उसके इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 7 वाला ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है, 17 यानी कि क्लोरीन। बात समझ आ गई? कितने लोगों को बात समझ आ गई है? अरे जल्दी बोलो, क्लियर है? यस Which element do you think would have named by Lawrence Berkeley Laboratory? देखो, लॉरेंस ने जो नाम दिया, लॉरेंस बर्कले ने, वो 2 साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया था, एक तो था लॉरेंशियम और एक था बर्केलियम। ये लिख लीजिएगा, लॉरेंस ने क्या दिया, लॉरेंशियम, जिसका एटॉमिक नंबर भी आपने याद किया होगा 103, ठीक है, और बर्कले ने दिया था बर्केलियम, जिसका एटॉमिक नंबर था 97। ये रह गया। इसके बाद तीसरा सीबॉर्ग ने सीबॉर्गियम दिया था, और सीबॉर्गियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 106। याद रहेगा, ऐसे नंबर 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कह रहा व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि इनकी क्या सेम होती है, जल्दी बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भी आपको आता है। कह रहा व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियाई मीन टू यू। एटॉमिक रेडियस क्या था, जल्दी बोलो। लार्ज शेल टू न्यूक्लियस टू The distance between the nucleus to the outermost shell of the electron, right? Atomic radius था, ionic radius क्या था? sir distance between nucleus and the ion in the atom. नहीं, इसमें एक कैटायन और एनायन के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक रेडियाई। मेरी बात समझ आ रही है? yes. ठीक है, अगला क्वेश्चन सभी को आता है। हाउ डज एटॉमिक रेडियाई वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन। डाउन द ग्रुप क्या होता है एटॉमिक रेडियाई? Increase. बहुत बढ़िया, इंक्रीज। और इंक्रीज के कई सारे रीजन है। पहली बात तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है, बढ़ता है। अलोंग द पीरियड शेल सेम होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ज़्यादा बेटर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कंपैरिजन में, इसीलिए साइज अलोंग द पीरियड क्या होता है आपका, घटता चला जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जल्दी से करिए, 5 मिनट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14, ये 4 क्वेश्चन आपने करने हैं विद इन 5 मिनट्स। जल्दी से करिए 11 to 14 क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सभी जानते हो आइसो मतलब क्या होता है, सेम, इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनते जाएंगे अब खाली एक बारी। F माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, F के पास 9, माइनस मतलब +1,
कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। AR की बात कर रहे हैं, आर्गन होता है 18। Mg क्या होता है? 12, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है? चार्ज 2+, तो 12 -2 करना पड़ेगा, कितने आ जाएंगे? 10। और Rb रुबिडियम प्लस की बात कर रहा है। रुबिडियम बताओ कौन सा एलिमेंट है? इसका एटॉमिक नंबर कितना? 36। ठीक है, 36 होता है Rb प्लस का। क्यों? क्योंकि वैसे देखा जाए तो रुबिडियम कितना होता है? 37। उसमें से एक माइनस कर दो, कितना बन गया? 36। किसके जैसा हो गया? ये नोबल गैस बन गया ना, कौन सी? क्रिप्टन। एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उसने पूछा कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। F- के साथ क्या क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नियॉन आइसो G2+. इलेक्ट्रॉनिक है, Na+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Mg2+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सर आर्गन आर्गन के Sir, साथ AL3 plus. A+ है। हाँ, Al3+ भी हो सकता है इसका, बिल्कुल सही है। इसके साथ K+ है, Ca2+ है, S2- है, Cl- है, सारे इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Mg2+ किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक? नियॉन के है। और Na+ के इक्वल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नहीं, Na+ नहीं, सॉरी, हाँ Na+ के, Na+ सेम सेम ही बात करेंगे ना दोनों। ठीक है। Rb+ किसके सेम हो गया? Rb+ सेम हो गया, पहली बात तो क्रिप्टन की तरह। फिर इससे पहले ब्रोमीन आता है, उसका कितना करना पड़ेगा? Br-। तो ये सारे के सारे इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। हाँ, Yes, sir. ओके। अब कह रहा है इन सब में कॉमन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे पहचाना? N पे कितना होता है? 7, 3 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, 7 + 3 10। O का कितना होता है? 8, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, 8 + 2 कितना हो गया? 10। F पे कितना होता है? 9, 1 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, 10। Na पे कितना होता है? 11, 1 इलेक्ट्रॉन दे के बैठा है, 11 - 1 10। Mg पे कितना होता है? 12, 2 इलेक्ट्रॉन दे के बैठा है, यानी कि 10। और एल्यूमिनियम कितना होता है? 13, कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है? 3 इलेक्ट्रॉन दे के बैठा है, यानी कितना हो गया? 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ या ना? अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस सिखाया था मैंने। जिसका जितना चार्ज नेगेटिव होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, उसका साइज जितना बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है? ध्यान रखिएगा, N3- सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा इसमें Al3+ है। एम आई क्लियर टू ऑल? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाऊंगा तो Yes, sir. पहले किसको प्लेस करूंगा? Al3+, उससे बड़ा Mg2+, उससे बड़ा कौन हो गया? Na+, फिर उससे बड़ा कौन हो गया? F-, फिर उससे बड़ा O2-, और सबसे बड़ा कौन हो गया? N3-। एम आई क्लियर टू ऑल? ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, एक्सप्लेन व्हाई Yes, sir. cations आर स्मॉलर एंड anions आर लार्जर इन देयर रेडियस एंड द पेनिट्रेटर। लिखवाया था मैंने पूरा आंसर, ये आपको सबको आता है ना? Yes, sir. अब जो ये अगला क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन कई बार मतलब रीजनिंग कई बार आती है इस क्वेश्चन की, आप लोग ध्यान से समझना। वो कहता है, मैंने आपको जब डेफिनेशन समझाई थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो मैंने कहा था इसमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को आप बहुत ध्यान से समझ लेना। डेफिनेशन याद करते हैं, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove most loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom। याद है या नहीं? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? अरे ये डेफिनेशन थी। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है वो इसने कि व्हाई इट इज आइसोलेटेड, और दूसरी बात ये गैसियस एटम ही क्यों होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। पहला क्या कहा उसने? व्हाई द टर्म आइसोलेटेड इज यूज्ड, एंड व्हाई दी, और दूसरी टर्म ये ग्राउंड स्टेट में क्यों होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। सर अलग होता है तो बहुत बढ़िया। इट इज टू बी आइसोलेटेड as to avoid impact of any other atom on the electron to be removed। क्योंकि कोई और एटम होगा तो हो सकता है कि उस एटम का भी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आ जाए? इम्पैक्ट पड़ जाए, हाँ या ना? Yes, सही है sir. नहीं? तो इसीलिए Yes, sir. therefore to minimize अट्रैक्शन फोर्स को मिनिमाइज करना है ना हमें, तो मिनिमाइज अट्रैक्शन फोर्स हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर एटम को दूसरे एटम की विसिनिटी से क्या करते हैं? दूर ले जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? एज इन गैसियस एटम्स, पहले ही एज इन गैसियस एटम्स पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट, दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट। तो
इनको इनको अलग करना है, इनको दूर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि हम ना कभी भी दो एटम्स को बिल्कुल एक दूसरे से जिंदगी भर के लिए दूर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट परफेक्टली आइसोलेट, वी कैन नॉट या प्योरली आइसोलेट, बट हम क्या बढ़ा सकते हैं इनके बीच की दूरी, बट वी कैन इंक्रीज द डिस्टेंस. एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर. इसीलिए आपने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? आइसोलेटेड. दूसरी बात, यहाँ पे उसने कहा गैस ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए. अब ग्राउंड में तो होना ही चाहिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? मिनिमम एनर्जी स्टेट या मैक्सिमम एनर्जी स्टेट? मिनिमम. बहुत बढ़िया. minimum. और ग्राउंड स्टेट है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर पहले से ही एनर्जी क्या है उसके पास? बोलो. Minimum. मिनिमम. इट इज स्टेबल स्टेट, it is stable state that is having minimum energy. Am I clear to all? Aya na? Yes sir. Yes, sir. So lesser amount of energy will be released. Yeah, lesser amount of energy will be required. To remove. ये मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को? जल्दी बोलिए. आ गई हाँ या सर. ना? यस सर. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन सुन लीजिए. कह रहा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.18 into 10 power -18 joule. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joule per mole. हमें एटॉमिक हाइड्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी निकालनी है. बेसिकली कुछ भी नहीं है. आयनेशन एंथैल्पी क्या है? एनर्जी ही तो है, और एनर्जी का फॉर्मूला इसने दिया हुआ है. क्या है? -2.18 into 10 power -18. अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये मुझे बताओ. ये कहाँ पर प्रेजेंट है? हमें पर मोल निकालना है ना. अभी निकाल देते पर मोल. पहले आप मुझे बताओ ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ग्राउंड स्टेट में निकालना है ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो हम क्या करने वाले हैं? सिंपली आप बोलेंगे कि जो एनर्जी रिक्वायर करनी है हमें किसी भी पार्टिकल की, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? इन्फिनिटी से लेकर आऊँगा. तो ऑब्वियस ही बात है 1/इन्फिनिटी जब करते हैं तो जीरो होता है ना. आप कुछ लिख रहे हैं. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, अब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. आप कहोगे सर ये n1 क्या है? ऑब्वियस ही बात है, मैं जो किसी भी पर्टिकुलर शेल में कितना एनर्जी चाहिए ये निकालना होगा तो किसी के कंपैरिजन में निकालूंगा, और वो कंपैरिजन किससे निकालता हूँ मैं? इनफाइनाइट से. अब 1/इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो. याद रखना 1/इन्फिनिटी क्या होता है हमारा? जीरो. तो यानी कि ये फॉर्मूला कितना रह गया हमारा? इट इज सिंपली -2.18 इंटू 10 की पावर -18. हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू तो 1 हो ही गई. 1/इन्फिनिटी इज जीरो माइनस 1/n2 स्क्वायर. n2 क्या है? ग्राउंड स्टेट पे ग्राउंड क्या हो गया? 1. 1/1 स्क्वायर. यानी वैल्यू कितनी होगी आपकी? जल्दी बोलो. व्हाट इज द वैल्यू? -2.18 इंटू 10 की पावर -18. हाँ या ना? यस सर. ठीक है. Yes, sir. अब उसने कहा कि कैलकुलेट कीजिए आयनाइजेशन एंथैल्पी पर मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. पर मोल निकालने के लिए क्या करोगे? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना इसको. ठीक है. ये जूल में है, इसे किलो जूल में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना. आंसर आ गया आपका. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई पूरी? 2.18 प्लस में नहीं आएगा क्योंकि आगे वो सर. क्या? मल्टीप्लाई. 2.18 प्लस में नहीं होगा रीजन? सर, वो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ बिल्कुल ठीक है, वो प्लस में हो जाएगा. यू आर राइट. माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. तो ये आंसर हमारा +2.18 इन 10 पावर -18 इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन 1000. ये जो हमारा आ गया. अब आयनेशन एंथैल्पी आ गई किसमें? किलो जूल पर मोल में. एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना? और किलो जूल में ना भी करो, जूल पर मोल में रहने तो भी चल जाएगा. 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे उस केस में. एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 तो आपने ट्राई नहीं किया होगा. 16, 17, 18 ट्राई कर लो. बस 3 क्वेश्चन और कर लो फटाफट. तो हो गया. चलो मैं बताता हूँ. कह रहा है 16th में आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं आयनेशन एंथैल्पी के हिसाब से. लिथियम की सबसे कम दी है, फिर बोरॉन की, फिर बेरिलियम की, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन. देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक सलाह दूंगा
आप इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। लिथियम की जब बात करते हो तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग ध्यान रखो, क्या चीज़ ध्यान रखनी है हमें लिथियम में। लिथियम के लिए 3 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s1। ओके, बोरॉन में कितना हो गया, पहले बेरिलियम ले लो। बेरिलियम कितना हो गया 1s2 2s2। बोरॉन कितना हो गया 1s2 2s2 2p1। बोरॉन के बाद कौन है आपका कार्बन 1s2 2s2 2p2। फिर कौन आ गया नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। फिर है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1s2 2s2 2p4। फिर है फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। और फिर कौन है नियॉन 1s2 2s2 2p6। एक बात ध्यान रखना, सबसे स्टेबल कौन है इसमें, उसको अलग कर लो। सबसे स्टेबल ये रहा, आया ना। इसके बाद इसको बोलते हैं फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, फुली फिल्ड। फुली फिल्ड सबसे स्टेबल होते हैं, आप ये याद रखिएगा। ये फुली फिल्ड है, तो फुली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है। फुली फिल्ड के बाद जो चीज़ चेक हो जाती है वो होती है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सा हाफ फिल्ड है। आप बताओ पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। बताओ किसके पास 3 है, बोरॉन। नाइट्रोजन के पास। देखो ध्यान से 1s2 2s2 2p3, हाँ या ना। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, हाफ फिल्ड। सबसे स्टेबल कौन, फर्स्ट स्टेबल कौन होता है, फुली फिल्ड। फिर कौन होता है, हाफ फिल्ड। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या Yes, ना। sir. Yes, sir. फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड का कंसेप्ट शुरू ही तब होता है जब हमारे पास पी आना शुरू होता है। पी के बाद डी, ये सब हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में काउंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप चेक करते हैं कंप्लीटली फिल्ड कौन है। कंप्लीटली फिल्ड मतलब एस जिनका कंप्लीटली भरा हुआ है। बताओ कौन कौन है जिसका एस कंप्लीटली भरा हुआ है, Beryllium. बेरिलियम। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी है, ठीक है। अब नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन देगा और क्यों देगा, कारण बताइएगा। उसने कहा बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। तो कंपेयर करो जरा इन दोनों को, बेरिलियम और बोरॉन में क्या चीज नोटिस करी आप लोगों ने, क्या है बेरिलियम के पास, जल्दी बोलो। Sir, fully filled. फुली फील्ड क्या, फुली फील्ड नहीं कंप्लीटली फील्ड। इसके Completely पास filled last. 2s, इसके पास 2s कंप्लीटली फील्ड है या ना, अरे है या नहीं। यस सर। जबकि बोरॉन में 2p इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, बोरॉन। Boron. बहुत बढ़िया। तो बताओ किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, Beryllium. कितने लोग को ये कहानी समझ आ गई, जल्दी से बोल दीजिए। आइए Okay, sir. सेकंड स्टेप, आगे सर। सेकंड स्टेप देखिए जरा। क्योंकि सर ऑक्सीजन आसानी से लूज कर देगा हाफ फिल्ड होने के लिए। अभी देखते हैं। अब उसने कहा ऑक्सीजन सबसे कम क्यों है नाइट्रोजन और फ्लोरीन से, पहले चेक करो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 क्या है ये, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल। यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, सही है। Yes, sir. इसके बाद कौन है फ्लोरीन। पता फ्लोरीन में क्या होता है 1s2 2s2 2p5। इसकी क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है इसकी, हाँ या ना। और Yes, sir. गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, प्लस इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, बोलो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इसका। क्यों, क्योंकि सेम शेल में बिलोंग करती है, सेम शेल को बिलोंग कर रही है, लगातार प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं सेम पीरियड में। तो इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल। तो अगर अरेंज करना होगा तो कौन आसानी से दे देगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। फिर कौन देगा नाइट्रोजन, और फिर लास्ट में कौन देगा इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन। एम आई क्लियर को, हाँ या ना। Yes, sir. कहानी क्लियर हो गई 16 वाली सभी को। आप लोग होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक आप फिनिश करेंगे। कल आते ही क्लास में पहले मैं आपके डाउट्स लूंगा 17 to 27। एम आई क्लियर टू ऑल।